हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक ट्रांसफार्मर को स्टार्ट करने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग ट्रांसफार्मर देखे होंगे, लेकिन तो ट्रांसफार्मर के बारे में जानते नहीं होंगे कि ट्रांसफार्मर क्या चीज़ होती है, ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, या ट्रांसफार्मर के जो भाग होते हैं उन भागों का नाम क्या होता है, उनका काम क्या होता है, ट्रांसफार्मर किस किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत सारी बातें होती ट्रांसफार्मर के बारे में जो कि आपको नहीं पता होगा। तो आज हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक आपको जो है ट्रांसफार्मर दिख रहा है स्क्रीन पर। इसके कुछ बाहरी भाग जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन भागों को तीर के माध्यम से दिखाया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला इसका ट्रांसफार्मर का एक इम्पॉर्टेंट भाग या पार्ट्स होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेटर टैंक कहते हैं। यहाँ पर देखिए जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेटर टैंक कहते हैं। ये आपका कंजर्वेटर टैंक है, इसको हमको देखना है, आगे हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद ये आपका ब्रीदर है। ब्रीदर इसका एक भाग होता है। एक इसकी लो वोल्टेज बूस्टिंग होती है। यहाँ पर देखिए इसके अंदर कूलिंग ट्यूब्स होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कूलिंग ट्यूब्स हैं। फिर इसके अंदर जो होता है मेन टैंक है, ये आपका मेन टैंक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद टैंक कवर है दोस्तों, मेन टैंक के ऊपर टैंक कवर होता है। फिर आपका जो है मेन टैंक से जो भी कूड़ा कचरा है उसके अंदर जम जाता है, उसको बाहर निकालने के लिए ड्रेन आपकी व्यवस्था की जाती है। इतनी चीज़ें आपको ट्रांसफार्मर के भाग होते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले, इन भागों को पढ़ने से पहले मैं आपको ट्रांसफार्मर कैसी मशीन है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो आइए थोड़ा ट्रांसफार्मर के बारे में देखते हैं हम लोग, और ट्रांसफार्मर क्या काम करते हैं इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर आपको लिखा गया है, और इसके बारे में क्या लिखा गया है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्टैटिक मशीन है जो AC वोल्टेज एवं करंट को समान फ्रीक्वेंसी पर परिवर्तित करने का कार्य करती है। यानी यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन है। स्टैटिक मशीन का मतलब स्थिर मशीन है, और स्थिर मशीन का मतलब एक ऐसी ट्रांसफार्मर मशीन है जिसमें कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि दोस्तों, आप देखे होंगे आपके घर पर सिंगल फेज मोटर होंगे, 3 फेज मोटर होंगे, उसके कुछ न कुछ भाग घूमते रहते हैं। या अपितु आपके घर पर कोई वॉशिंग मशीन है, कूलर है, फ्रिज है, उसमें कुछ न कुछ घूमने वाले भाग होते हैं। लेकिन तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी मशीन है जिसमें कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है। इसलिए सबसे पहली बात आप याद रखेंगे कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन होता है। दूसरी बात, यह AC पर काम करती है, और AC वोल्टेज और करंट को समान फ्रीक्वेंसी पर क्या करती है, परिवर्तित करती है। एक बार ध्यान देंगे यह क्या काम करती है, कि कार्य इसका क्या है कि वोल्टेज और करंट को समान फ्रीक्वेंसी पर परिवर्तित करना है। यानी फ्रीक्वेंसी का मान चेंज नहीं होता। और ये फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, जो इनपुट साइड में जितनी फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ही ट्रांसफार्मर के आउटपुट साइड में हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है। यह सेम फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज और करंट को चेंज कर देती है। दूसरा काम इसके बारे में, जैसे आपको यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है। यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर में कोई भी घूमने वाला पार्ट्स नहीं होता है, जिसके कारण इसे स्टैटिक मशीन कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों, हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ और चीज़ें देखेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, महत्वपूर्ण की लिखा गया है, महत्वपूर्ण बिंदु लिखा गया है। इसको आपको पढ़ना और समझना भी है। तो सबसे पहला देखिए, यहाँ पर ट्रांसफार्मर कभी भी फ्रीक्वेंसी और पावर को नहीं बदलता है। यानी जब भी ट्रांसफार्मर वोल्टेज या करंट के मान में परिवर्तन करेगा तो फ्रीक्वेंसी और पावर क्या होती है, फिक्स्ड होती है। इनपुट साइड की जो फ्रीक्वेंसी होगी और इनपुट साइड की जो पावर होगी, उतना ही फ्रीक्वेंसी आपको आउटपुट साइड में मिलती है, और उतनी ही पावर आपको आउटपुट साइड में मिलती है। दूसरी बात, ट्रांसफार्मर की रेटिंग सदैव KVA यानी किलो वोल्ट एम्पियर में लिखी जाती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर लोड पर निर्भर करता है। तो दूसरी बात आपको याद रखना है ट्रांसफार्मर के बारे में, कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वह हमेशा KVA में लिखा जाता है। KVA का मतलब किलो वोल्ट एम्पियर। और यहीं से एक बात और याद रख सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर होता है वह खुद का नहीं होता है, वह जिस ट्रांसफार्मर पर हम लोग लोड को कनेक्ट करते हैं, वह लोड के पावर फैक्टर पर ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर निर्भर करता है।
तीसरी बात लिखी गई यहाँ पर देखिए, ट्रांसफार्मर ऑपरेंट पावर लेवल को चेंज नहीं करता है। देखिए एसी में 3 तरह की पावर होती है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और तीसरा जो होता है ऑपरेंट पावर। एक्टिव पावर वह पावर होती है जो किसी मशीन को दी जाती है, वहीं पर रिएक्टिव पावर वह होती है जिसकी वजह से मशीन में लॉस होता है। और तीसरी पावर जो होती है ऑपरेंट पावर, यानी एक्टिव पावर में से रिएक्टिव पावर को घटा देने के बाद शेष जो पावर बचती है उसको हम लोग ऑपरेंट पावर कहते हैं। और यही पावर होती है जो मशीन में काम में लाई जाती है, तो इसी पावर को चेंज नहीं करती है, यानी ऑपरेंट पावर के लेवल में कोई परिवर्तन नहीं करती है। अगली बात यहाँ पर लिखा गया, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग मैग्नेटिकली कनेक्टेड रहती है, इलेक्ट्रिकली नहीं। यानी ट्रांसफार्मर में दोस्तों 2 वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। जो वाइंडिंग हमारी सोर्स से लगी होती है, यानी सप्लाई साइड से लगी होती है, उसको प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। और जो वाइंडिंग लोड साइड लगी होती है उसको हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। और दोनों ही वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली रूप से कनेक्ट नहीं होती हैं। इलेक्ट्रिकली रूप से मतलब क्या, किसी तार के द्वारा, किसी कंडक्टर के द्वारा उनको उन वाइंडिंग के बीच में कोई संपर्क नहीं होता है। अब नेक्स्ट बात आप यहाँ पर देखिए, आगे लिखा गया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो ट्रांसफार्मर में पैदा होता है इनपुट सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री क्या करता है, लैग करता है। इनपुट सप्लाई वोल्टेज से हमारा क्या करता है, 90 डिग्री लैग करता है। तो ये देखिए, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है और यहाँ पर V1 जो होता है इनपुट सप्लाई वोल्टेज है, यहाँ से 90 डिग्री क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। यह बात आपको भी ध्यान में रखना है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है या जो मेन फ्लक्स हम लोग कहते हैं ट्रांसफार्मर में सेटअप होता है, वह इनपुट सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होता है, लैग करता है। अगली बात आप ट्रांसफार्मर के बारे में ध्यान देंगे कि ट्रांसफार्मर को DC सप्लाई पर यूज नहीं किया जाता, क्योंकि DC में स्टेप अप फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, जिससे सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई EMF पैदा नहीं होता है। ट्रांसफार्मर को हम लोग DC पर नहीं यूज करते, क्योंकि DC में जो फ्लक्स सेटअप होता है वह कांस्टेंट रहता है, फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ट्रांसफार्मर जो होता है DC पर कार्य नहीं करता है। अब दोस्तों कुछ और बातें हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में देखेंगे, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वाइंडिंग आपकी AC वोल्टेज सोर्स यानी सोर्स साइड लगी होती है उसको हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं। और जो वाइंडिंग लोड साइड लगी होती है उसको हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। तो ये आपको वाइंडिंग यहाँ पर दिख रही है, ये वाइंडिंग आपको दिख रही है, ये लोड साइड लगाई गई है और ये जो है सोर्स साइड लगाई गई है। अब ये दोनों वाइंडिंग जो होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली रूप से क्या होती हैं, अलग होती हैं, जुड़ी नहीं होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाइंडिंग एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती है, तो मैग्नेटिकली रूप से जुड़ी होती है, यानी चुंबकित रूप से क्या होती है, दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से जुड़ी होती है। दोनों वाइंडिंग के बीच का रेजिस्टेंस तो दोस्तों कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। ये बात कई बार आपसे सवाल पूछा गया है। अब दोस्तों ये दोनों वाइंडिंग जो होती है वह एक लेमिनेटेड कोर पर की जाती है। ये जो आपको कोर दिख रहा है, लेमिनेटेड कोर, इसी कोर पर दोनों वाइंडिंग की जाती है। अब हम लोग कोर के बारे में, जिस पर ये वाइंडिंग की जाती है, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। जैसा कि इस फिगर में आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये लेमिनेटेड हमारे क्या है, कोर है। ये लेमिनेटेड कोर क्या होते हैं, ये पतली पतली पत्तियों के बनाए जाते हैं। लेमिनेटेड कोर क्या होते हैं, पतली पतली पत्तियों के सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं। और लेमिनेटेड कोर यूज करने से अपने बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, पतली पतली पत्तियाँ हैं। ये देखिए, ये पत्तियाँ पतली पतली आपको E टाइप की एंड I टाइप की लेमिनेशन में, यानी लेमिनेटेड करने के लिए इस लेमिनेटेड कोर का प्रयोग किया गया है। तो इन्हीं पतली पतली पत्तियों को एक दूसरे के सहारे जोड़कर इसी पर हम लोग क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेमिनेटेड कोर कहते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी भी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग एक लौह आयरन यानी लौह आयरन कोर पर की जाती है, जैसा कि मैंने आपको फिगर में दिखाया।
लौह यानी आयरन कोर फ्लक्स के लिए एक पाथ यानी रास्ते का कार्य करती है। कोर पतली शीट्स की बनी रहती है जिसे लैमिनेटेड कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया भी कि यह क्या होती है, पतली पतली शीट्स की बनी होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैमिनेटेड कहते हैं, यानी लैमिनेटेड कोर कहते हैं। अब जो होता है यहाँ पर देखिए, लैमिनेटेड कोर कहते हैं। कोर को बनाने के लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। यानी सबसे पहले आप जानिए कोर किस मटेरियल का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। अगर अच्छे मटेरियल का कोर ना होगा तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप नहीं होगा और आपको जितना मात्रा में आउटपुट वोल्टेज मिलना चाहिए वो नहीं होगा। तो कोर यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप होने में। और यह किस मटेरियल का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का। इससे अच्छा मटेरियल आता है CRGO यानी कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, इसका भी कोर बना होता है। तो सामान्य रूप से आपका सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। स्टील में सिलिकॉन मिलाया जाता है। स्टील एक मटेरियल है, इसमें क्या होता है, सिलिकॉन धातु मिलाई जाती है तो ये बन जाता है सिलिकॉन स्टील। और सिलिकॉन स्टील का कोर प्रयोग करने से इसमें हिस्टेरेसिस लॉस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जो आपने देखा कोर को लैमिनेटेड करने से इसमें क्या हो जाता है, एडी करंट लॉस कम हो जाता है। यानी जो हमारे कोर है, जो आयरन है, इसमें दो प्रकार के लॉस होते हैं, एक हिस्टेरेसिस लॉस, दूसरा एडी करंट लॉस। तो दोस्तों आपको याद रखना है, हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए हम लोग कोर को कैसा बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए कोर को हम लोग कैसा बनाते हैं, लैमिनेटेड बनाते हैं। अब नेक्स्ट बात है, आप यहाँ पर देखिए, जैसा मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग के बीच का रेजिस्टेंस अनंत होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से सीधे कनेक्ट नहीं होती हैं। तो इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आई होगी तो अब हम लोग देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये आपको ट्रांसफार्मर दिखाया गया और इसमें लैमिनेटेड कोर दिखाया गया है। लैमिनेटेड कोर का मतलब पतली पतली पत्तियों से ये कोर आपका बनाया गया है, यही लैमिनेटेड कोर है। और इसी लैमिनेटेड कोर पर हम लोग क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। और जो बाइंडिंग हमारी AC सप्लाई यानी सप्लाई साइड जुड़ी होती है उसको हम लोग प्राइमरी बाइंडिंग कहते हैं। और जो बाइंडिंग हमारी लोड साइड जुड़ी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी बाइंडिंग कहते हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी हमको वर्किंग पढ़ना है। तो वर्किंग जो होता है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, यह हमें समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ट्रांसफार्मर फैराडे के सेल्फ इंडक्शन एवं म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जैसे कि आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक बार इसको थियरी को आप देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको समझा दूँगा। ट्रांसफार्मर फैराडे के सेल्फ इंडक्शन एवं म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी फैराडे के सिद्धांत पर हमारा ट्रांसफार्मर कार्य करता है। पहली बात, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, इसको भी आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। जब किसी बाइंडिंग का फ्लक्स उसी बाइंडिंग से लिंक करे तो बाइंडिंग में एक EMF पैदा हो जाता है, जिसको हम लोग सेल्फ इंड्यूस्ड EMF कहते हैं। और जब किसी बाइंडिंग का फ्लक्स पास में रखी किसी दूसरी बाइंडिंग से लिंक करता है, तो जब दूसरी बाइंडिंग में कोई EMF पैदा हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो दोनों बातें आप ध्यान रखिए, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए, जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को AC सप्लाई से कनेक्ट की जाती है तो ट्रांसफार्मर की कोर पर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। और फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग को कट करने से बाइंडिंग में एक EMF सेल्फ इंड्यूस्ड के कारण EMF इंड्यूस्ड हो जाता है। और यही रोटेटिंग फ्लक्स कोर पर सेटअप होकर सेकेंडरी वाइंडिंग को भी कट करता है, जिस कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में भी एक म्यूचुअल इंडक्शन या इंडक्टेंस के कारण EMF पैदा हो जाता है। दोनों इंड्यूस्ड EMF E1 व E2 एक समान फेज में रहते हैं, क्योंकि दोनों सेम मैग्नीट्यूड फ्लक्स के द्वारा इंड्यूस्ड हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, जो आपको बात बताया गया है उसको मैं आपको समझा दूँ। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब इस प्राइमरी बाइंडिंग को सप्लाई साइड से लगाते हैं तो ये बाइंडिंग अपने आप में क्या होती है, एक क्लोज सर्किट की तरह काम करती है, इसलिए इसमें करंट बहती है। और जो करंट बहती है उसका नाम यहाँ पर दिया गया I1। ये I1 इसमें करंट बहती है, जिसकी वजह से इस बाइंडिंग का फ्लक्स पैदा होता है। और ये फ्लक्स क्या होता है, इसी बाइंडिंग से जब लिंक करे तो इसमें जो EMF पैदा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो फ्लक्स पैदा हुआ उसके
उसको यह कोर एक पाथ यानी रास्ता देता है और इसी रास्ते से हमारा फ्लक्स ट्रेवल करके इधर की तरफ आता है और जब ऐसे इधर की तरफ आएगा तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है और जब ये सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करेगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी एक ईएमएफ पैदा हो जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। तो दोनों चीज़ें हो गई, इसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो ईएमएफ पैदा हुआ उसको E1 कहा, इसमें म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो ईएमएफ पैदा हुआ उसको E2 आपने कहा। और जब ये बाइंडिंग किसी लोड के द्वारा क्लोज्ड हो तो इसमें करंट भी बहने लगती है जिसको I2 नाम दे दिया गया। तो अब यही जो होता है ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत होता है। अब देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग में नंबर्स ऑफ टर्न यहाँ पर दिखाए गए N1 और N2। तो दोस्तों इसी नंबर्स ऑफ टर्न के हिसाब से और बाइंडिंग के हिसाब से हम ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण में यानी टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में देखेंगे कि सबसे पहले उसका वर्किंग के आधार पर हम लोग वर्गीकरण करते हैं और कंस्ट्रक्शन के आधार पर उसका वर्गीकरण करते हैं। तो वर्किंग के आधार पर हमारे दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। वहीं पर कंस्ट्रक्शन के आधार पर जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वह कोर टाइप, बैरी टाइप और सेल टाइप का होता है। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर वह होता है, स्टेप अप का मतलब आउटपुट साइड यानी सेकेंडरी साइड में जब ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा दे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। यानी यह आपका इनपुट साइड का जो वोल्टेज होगा उससे अधिक आउटपुट साइड में वोल्टेज मिलने लगे तो इस तरह के ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और दूसरी बात, जब आउटपुट साइड में वोल्टेज इनपुट साइड से कम मिले तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें आउटपुट वोल्टेज माने सेकेंडरी साइड में ग्रेटर देन रहती है इनपुट वोल्टेज यानी प्राइमरी से, उसे हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और आउटपुट करंट सेकेंडरी साइड लेस देन रहती है इनपुट साइड से। तो दोस्तों जो आउटपुट साइड में वोल्टेज होती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वह इनपुट साइड से अधिक और करंट जो होती है वह इनपुट साइड से करंट हमारे क्या हो जाती है, कम प्राप्त होती है। तो दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान में रखना, वोल्टेज अधिक होगा तो करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसी तरह से जो हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं इसमें आउटपुट साइड का जो वोल्टेज होगा वह कम होगा इनपुट साइड से, यानी इनपुट साइड में वोल्टेज क्या होगी आपकी अधिक होगी और आउटपुट साइड की करंट क्या होगी इनपुट साइड से अधिक होगी। तो यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए स्टेटमेंट है। दोनों ही बातें आप ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सीख जाने के बाद अब हम लोग देखेंगे कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने तरह के होते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कोर टाइप, सेल टाइप और बैरी टाइप। तो सबसे पहले आइए ये देखने में कैसे होते हैं इसको हम लोग फिगर में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे कोर टाइप के ट्रांसफार्मर कुछ इस तरह से होते हैं, सेल टाइप के ट्रांसफार्मर कुछ इस तरह से होते हैं और बैरी टाइप के ट्रांसफार्मर कुछ इस तरह से होते हैं। अब इन तीनों ट्रांसफार्मर में क्या टेक्निकल डिटेल्स हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो एक एक करके कोर टाइप के ट्रांसफार्मर, सेल टाइप के ट्रांसफार्मर और बैरी टाइप के ट्रांसफार्मर के बारे में आपको मैं बताता चलूँगा। तो सबसे पहले देखिए कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में जो होती है यह कोर, ये जो देखिए आपको कोर है इसी कोर पर हम लोग बाइंडिंग करते हैं। एक लो वोल्टेज बाइंडिंग होती है, दूसरा हाई वोल्टेज बाइंडिंग होती है। तो इसको आइए और अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कोर टाइप ट्रांसफार्मर यानी क्रोड प्रारूपी हमारा ट्रांसफार्मर होता है। सबसे पहले ये लो करंट और हाई वोल्टेज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें एक आयरन की एक आयताकार कोर होती है जिसमें प्राइमरी एवं सेकेंडरी बाइंडिंग की जाती है। आयताकार कोर जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक आयताकार कोर होती है जिस पर हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग कहते हैं। इसमें दो बाइंडिंग होती है, एक लो वोल्टेज बाइंडिंग को कोर के समीप किया जाता है। ये आपका कोर है तो इसी के
इसी से समीप, इसके समीप हम लोग LV का मतलब लो वोल्टेज वाइंडिंग करते हैं, और हाई वोल्टेज वाइंडिंग बाहर की तरफ लगाया जाता है या किया जाता है। तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग क्या होती है, बाहर की तरफ, और लो वोल्टेज वाइंडिंग कोर के पास में की जाती है। ये दोनों ही बातें आप ध्यान में रखेंगे। इसमें ओनली एक मैग्नेटिक पाथ बनता है। मैग्नेटिक पाथ का मतलब यहाँ से लो वोल्टेज वाइंडिंग के द्वारा जो हमारा फ्लक्स पैदा होगा उसके लिए एक ही केवल पाथ यहाँ से देखिए मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर केवल एक मैग्नेटिक पाथ आपको बनता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बात की गई इसमें सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार वाइंडिंग की जाती है। इसको बनाने में L आकार की लेमिनेटेड कोर प्रयोग में लाई जाती है, यानी L आकार की कोर यानी लेमिनेटेड कोर का प्रयोग करके हम लोग जो है, जैसे ये देखिए L आकार का इतना हो गया और उसको अपोजिट L आकार का ये हम लोग जोड़ देंगे, तो ये पूरा इस तरह का जो है एक आयताकार हमको कोर प्राप्त होगी। तो यहाँ पर कोर प्रारूपी ट्रांसफार्मर में 3-4 बातें आपको ध्यान में रखना है कि कोर इसमें आयताकार प्रयोग होती है, लो वोल्टेज वाइंडिंग जो होती है कोर के समीप, और हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो होती है कोर से दूर होती है यानी बाहर की तरफ होती है। इसमें केवल एक मैग्नेटिक पाथ बनता है, और इसमें जो बाइंडिंग की जाती है वह सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार बाइंडिंग होती है। इसको L आकार के लेमिनेटेड कोर से बनाया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेल टाइप ट्रांसफार्मर। यहाँ पर दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको एक सेल टाइप ट्रांसफार्मर दिख रहा है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए U, T, E या I आकार के लेमिनेटेड कोर का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसमें जो प्राइमरी बाइंडिंग और जो सेकेंडरी बाइंडिंग होती है वह एक बीच वाली लिंब होती है। लिंब का मतलब इसमें बीच वाली जो भुजा होती है, जैसे ये बीच वाली कोर की जो बीच वाली लिंब है, जो भुजा है, इसी पर हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बाइंडिंग करते हैं। अगली बात, ये जो लिंब होता है इसकी जो चौड़ाई होती है बाहर वाली लिंब की दुगनी होती है, ये भी बात याद रखेंगे। इसमें 2 मैग्नेटिक पाथ बनता है, एक यह मैग्नेटिक पाथ बनता है और दूसरा मैग्नेटिक पाथ ये बनता है, ये भी बात आप रखेंगे। और इसमें जो बाइंडिंग की जाती है, बाइंडिंग करने का जो तरीका होता है वह सैंडविच विधि से हम लोग इसमें क्या करते हैं, बाइंडिंग कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, लिंब बाइंडिंग को घेरे रहती है। इस बाइंडिंग में हमारा क्या होता है, ये जो लिंब होती है वह बाइंडिंग को घेरे रहती है, यानी बाइंडिंग आपकी अंदर होती है और कोर आपके क्या होते हैं, बाहर होते हैं। जैसा कि आपको मैं इसको दिखाना चाहूँगा। जैसा कि इस फिगर में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो बाइंडिंग है वह बीच वाली लिंब पर की गई है, और इस बाइंडिंग के बाहर क्या है, हमारे कोर है। यानी जो हमारे सेल टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें कोर को लिंब के द्वारा ढका जाता है, और जो हमारे कोर टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं इसमें कोर द्वारा लिंब को ढका, यानी कोर बाहर होती और लिंब यानी जो आपके लेमिनेटेड कोर होती है वो अंदर की तरफ। तो दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं इसमें कोर बाहर की तरफ यानी लिंब जो होती है वो बाइंडिंग को घेरे रहती है, और इसमें बाइंडिंग लिंब को क्या होती है, घेरे रहती है। नेक्स्ट इसमें एक बात और हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर देखिए, इसमें लीकेज फ्लक्स कम होता है कोर की अपेक्षा। कोर टाइप ट्रांसफार्मर की अपेक्षा इसमें क्या होता है, लीकेज फ्लक्स क्या होता है, कम होता है। लीकेज फ्लक्स कम होने का मतलब क्या है, जैसे क्षरण जो हमारे फ्लक्स हैं जो इधर उधर बेकार हो जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीकेज फ्लक्स कहते हैं। इसमें लीकेज फ्लक्स का मान जो होता है वह क्या होता है, कोर टाइप की अपेक्षा कम होता है, यानी अधिकतम इसमें फ्लक्स का प्रयोग होता है। अगली बात इसमें आपको ध्यान देना है कि इस ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज में यूज करते हैं, यानी हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए हम लोग इसको प्रयोग में लाते हैं। वहाँ पर जो हमारा कोर टाइप था वह लो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाई करंट एंड लो वोल्टेज के लिए प्रयोग में लाते हैं। इस ट्रांसफार्मर को हम लोग हाई करंट लो वोल्टेज के लिए प्रयोग में लाते हैं, इस बात को भी आप ध्यान देंगे। तो दोस्तों इसमें जो कोर होता है, यहाँ पर आप एक बात और देख सकते हैं, जो कोर होता है वह वृत्ताकार आकार में रखा जाता है, यानी एक ऐसे वृत्त टाइप का बनता है, इसलिए वृत्ताकार आकार में रखा जाता है, या गोलाकार आकार में भी रखा जाता है।
इसको बनाने के लिए हम लोग सैंडविच बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। सैंडविच विधि से हम लोग इस कोर टाइप ट्रांसफार्मर को बनाते हैं। तो इसमें कुछ यहाँ पर टेक्निकल इसके बारे में जो जानकारी है वो भी आप देख लीजिए। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग एक ही लिम्ब पर लपेटा जाता है। इसमें बनाने के लिए UT या UI लेमिनेटेड कोर यूज किए जाते हैं। इसमें सेंटर यानी बीच की लिम्ब को साइड की दोनों लिम्ब से 2 गुना चौड़ाई में बनाया जाता है। इसमें 2 मैग्नेटिक पाथ बनते हैं। इसमें सैंडविच बाइंडिंग यूज की जाती है। अगली बात, इसमें लिम्ब बाइंडिंग को घेरे रहती है, जबकि कोर टाइप में बाइंडिंग लिम्ब को घेरे रहती है, मैंने बता दिया आपको। अगली बात, इसमें लीकेज फ्लक्स का मान कम होता है कोर की अपेक्षा। और इसके बाद जो है एक बात और आपको यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर जैसे लास्ट में लिखा गया है, इसमें सेल कोर का आकार वृत्ताकार रखा जाता है। यानी इस सेल टाइप ट्रांसफार्मर में जो कोर का आकार है वह कैसा रखा जाता है, वृत्ताकार रखा जाता है। अब उसके बाद हम लोग लास्ट में एक और देख लेंगे, बैरी टाइप का ट्रांसफार्मर। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है एक बैरी टाइप के ट्रांसफार्मर। देखिए यहाँ पर बैरी टाइप का ट्रांसफार्मर, ये बैरी टाइप ट्रांसफार्मर कुछ दिखने में इसकी इस तरह से बाइंडिंग होती है। इसमें क्या होता है, ये जो आपको दिखाया गया है ये लैमिनेटेड कोर है, ये लैमिनेटेड कोर है। और इसी कोर के जो अंदर साइड जो होती है, अंदर साइड यहाँ पर देखिए जो है अंदर साइड लो वोल्टेज बाइंडिंग की जाती है और बाहर साइड क्या होती है, हाई वोल्टेज बाइंडिंग की जाती है। जैसा कि आप इसमें भी देख सकते हैं, यह अंदर साइड लो वोल्टेज बाइंडिंग है और बाहर साइड रेड कलर से क्या है, हाई वोल्टेज बाइंडिंग है। तो इस तरह से आपको थोड़ी बातें ध्यान में रखना है कि लो वोल्टेज साइड हम लोग बैरी टाइप ट्रांसफार्मर में अंदर की तरफ करते हैं और हाई वोल्टेज साइड हम लोग बाहर की तरफ करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको दोस्तों बता दूं कि कोई भी ट्रांसफार्मर होता है उसका जो काम होता है ना, वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना है, ये ट्रांसफार्मर का काम होता है। जिस रेशियो में ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाता है उसी रेशियो में ट्रांसफार्मर करंट के मान को कम कर देता है। ट्रांसफार्मर का ये काम होता है। और जब भी यह वोल्टेज या करंट को बढ़ाए या घटाएगा, ये काम सेम पावर और सेम फ्रीक्वेंसी पर होता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि इतनी आज की लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से मैं ट्रांसफार्मर के बारे में वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।